हाय एवरीवन, जय भारत। तो लास्ट क्लास तक हम डाइपोल मोमेंट की बात कर रहे थे। डाइपोल के डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज की बात की थी हमने। डाइपोल के करस्पॉन्डिंग दो डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन की बात की थी, फोर्स की बात की थी। ये सारे पॉइंट हमने डिस्कस किए हुए थे। डाइपोल एक्सटर्नल फील्ड में प्लेस किया जाए, यूनिफॉर्म फील्ड हो, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, सारे पॉइंट डिस्कस किए थे हमने। पोटेंशियल एनर्जी की बात की हुई थी हमने। क्लियर? क्या आज की क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डिस्कस करने वाले हैं और इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग गॉस लॉ में इंटर करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले तो समझते हैं कि क्या होती है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज ए स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी डिनोट करते हैं इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। इसे फाई से लिखते हैं। फाई मीन्स, इसको फाई पढ़ रहे हैं हम लोग। फाई मीन्स फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। फ्लक्स को फाई से डिनोट करते हैं। क्लियर? ऐसे ऐसे इसको हम लोग, इट इज मेजर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऐसा लिख दूं मैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द मेजर ऑफ number of field lines, number of electric field lines, number of electric field lines, electric field lines passing through a given area, passing through a given area। कोई भी एरिया दी गई हमें, उस एरिया से कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है, इसी की मेजरमेंट को हम लोग फ्लक्स बोलते हैं। क्लियर? या इसी को बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस crossing a given area लिख सकते हैं, सरफेस लिख सकते हैं, थ्रू अ गिवन सरफेस। क्लियर? यानी कि अगर मैं कंसीडर करूं, जैसे एग्जांपल समझा जाए कि ये अपने पास कोई पॉइंट चार्ज दी गई है। ये कोई पॉइंट चार्ज हमने कंसीडर किया, ये कंसीडर कर लिया कि पॉइंट चार्ज है। फील्ड लाइंस इसका ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, इसकी फील्ड लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। तो फील्ड लाइंस इसे कुछ इस टाइप से होगी। अपने को मालूम है कि फील्ड लाइन जो होगी किसी भी पॉइंट चार्ज के करस्पॉन्डिंग इस टाइप की फील्ड लाइंस होती है। ऐसे फील्ड लाइंस होगी इसके पास। क्लियर? ये फील्ड लाइंस हो गई किसी पॉइंट चार्ज के करस्पॉन्डिंग, ये फील्ड लाइंस हो गई अपने पास। अब हम लोग इसमें एरिया कंसीडर करते हैं, कोई भी एरिया कंसीडर करते हैं। जैसे मैंने ये वाली एरिया कंसीडर की, ये वाली एरिया कंसीडर की और ये वाली एरिया कंसीडर की। क्लियर? या फिर ऐसा समझ लेते हैं कि हमने दो एरिया कंसीडर की हुई है। कौन कौन सी एरिया? ये वाली एरिया कंसीडर की हुई है और ये वाली एरिया कंसीडर की हुई है। ये वाली एरिया A1 और ये वाली एरिया करस्पॉन्डिंग A2 है। तो A2 इज ग्रेटर देन A1 है। A2 इज ग्रेटर देन, एरिया ऑफ 2 इज ग्रेटर देन A1 है। लेकिन दोनों के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स की वैल्यू सेम होगी। बट फाई 1 इक्वल्स टू फाई 2। फर्स्ट वाली एरिया और सेकंड वाली एरिया करस्पॉन्डिंग फ्लक्स की वैल्यू सेम होगी। क्यों सेम होगी सर? क्योंकि जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, नंबर ऑफ फील्ड लाइन दोनों से सेम ही पास होंगे। क्योंकि यहाँ से नंबर ऑफ फील्ड लाइन सिर्फ एक ही पास नहीं हो रही, बहुत सारी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी। लेकिन जो फर्स्ट वाली एरिया से पास होगी वो सेकंड वाली एरिया से भी पास होगी। तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों से सेम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पास हो रही है। इसका मतलब इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की वैल्यू दोनों के लिए सेम होगी। फिर से मैं बोल रहा हूं, इन दोनों ही एरिया से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही है, पास हो रही है, वो दोनों ही एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस सेम ही क्रॉस कर रही है। यही तो बोला गया था कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स क्या होती है? इट इज द मेजर ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही है। अगर दो गिवन एरिया है अपने पास, अगर उन दोनों ही एरिया से नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम पास कर रही है तो बोलेंगे कि दोनों एरिया के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू सेम है। तो इन दोनों एरिया के करस्पॉन्डिंग फ्लक्स की वैल्यू सेम होगी। और भी एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अपने को फील्ड लाइंस ऐसी दी गई हो,
ऐसी कोई फील्ड लाइन दी गई है अपने को, ये फील्ड लाइन दी गई है, यूनिफॉर्म फील्ड लाइन कंसीडर कर लेता हूं मैं, यूनिफॉर्म फील्ड लाइन कंसीडर कर लेता हूं कि ये अपने को फील्ड लाइन दी गई है। क्लियर क्या? ये अपने को फील्ड लाइन दी गई है, यूनिफॉर्म फील्ड लाइन कंसीडर कर लिया है हमने। अब इसमें हम लोग दो एरिया, डिफरेंट डिफरेंट एरिया काउंट कर देखते, तो ये वाला एरिया काउंट कर लेता हूं मैं। क्लियर? एक ये वाला एरिया काउंट कर लेता हूं मैं, और एक ये वाला एरिया काउंट कर लेता हूं मैं। क्लियर? अब इस एरिया के करस्पॉन्डिंग में इसको फर्स्ट लिख देता हूं, इसको सेकंड लिख देता हूं और इसको थर्ड लिख देता हूं। अब मैं पूछूं कि किसके थ्रू फ्लक्स की वैल्यू ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा फ्लक्स किसके थ्रू? फर्स्ट वाले एरिया के थ्रू, क्योंकि जो भी फील्ड लाइंस होगी वो सब की सब फील्ड लाइंस कहां से पास हो रही होगी? वो फर्स्ट वाले एरिया से पास हो रही है। क्या? फर्स्ट वाले से पास हो रही है। सेकंड वाले से जो इनके बीच में होगी वो पास हो रही होगी सेकंड वाले से, जबकि थर्ड वाले से एक भी फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही होगी। थर्ड वाला सरफेस जो ऐसे है और फील्ड लाइंस ऐसे है। क्लियर क्या? तो ये वाला थिकनेस हम लोग नेग्लिजिबल मान रहे हैं, तो कोई भी फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं कर रही है, तो फ्लक्स φ1 की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। φ1 इज ग्रेटर देन φ2 इज ग्रेटर देन φ3, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फर्स्ट वाले से ज्यादा पास हो रही है करस्पॉन्डिंग टू सेकंड, और थर्ड वाले से तो कोई भी फील्ड लाइंस पास नहीं हो रही है, उसके करस्पॉन्डिंग फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर क्या? समझ में आ रहा है अपने को? तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स जो हमने बोला हुआ है कि एक स्केलर क्वांटिटी है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही है गिवन सरफेस से, गिवन एरिया से, उसी के मेजरमेंट को हम लोग इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बोल रहे हैं। डिफाइन किया गया है इसको, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स is defined as the dot product of electric field intensity and area vector, एक नया टर्म आ गया अपने पास, एरिया वेक्टर ऑफ गिवन एरिया, जो अपने एरिया, जो एरिया मेंशन की गई कि इस एरिया से फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उस एरिया से फील्ड लाइंस मालूम होगी अपने को, तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी मालूम होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और जो एरिया कंसीडर करना उस एरिया की एरिया वेक्टर, ध्यान देंगे यहाँ पर मैं एरिया वेक्टर बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं एरिया वेक्टर बोल रहा हूँ, एक नया टर्म आ गया अपने पास, इसको समझेंगे हम लोग क्या होती है एरिया वेक्टर। तो गिवन एरियाज के करस्पॉन्डिंग जो एरिया वेक्टर होगी, वो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग इलेक्ट्रिकल फ्लक्स बोलने वाले हैं। यानी कि फ्लक्स जो डिफाइन कर, जैसे कंसीडर किया जाए कि अपने पास ये वाली एरिया दी गई है, ये एरिया काउंट कर लेते हैं कि ये वाली एरिया दी गई है अपने को, ऐसा कोई एरिया दिया गया है। अब इस एरिया में छोटा सा कोई हम लोग एरिया काउंट करते हैं, छोटा सा स्मॉल सा एरिया काउंट करते हैं, ऐसा कोई एरिया काउंट किया हमने, जिसकी एरिया वेक्टर हम लोग एरिया वेक्टर डिफाइन करेंगे। क्या होती है एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर हमेशा ही गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर होगी, तो इसके परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर कहीं इधर होगी, मान लेते हैं कि ये एरिया वेक्टर हो गई, एरिया वेक्टर जो कि एरिया के परपेंडिकुलर हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर जो है कहीं इधर हो, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों के बीच की एंगल कुछ थीटा रही होगी। क्लियर? ऐसा सरफेस दिया गया है अपने को, ऐसा सरफेस दिया गया है, तो इसके परपेंडिकुलर ये एरिया वेक्टर होगा, छोटा सा पार्ट कंसीडर किया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है कहीं ऐसे है। क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है अपने को? तो जो फ्लक्स डिफाइन किया गया है डी फाई, सिंस स्मॉल सा एरिया काउंट किया हमने, तो डी फाई जो डिफाइन किया गया है, डी फाई की वैल्यू जो लिखेंगे हम लोग ई डॉट डी ए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर और एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। तो टोटल फ्लक्स फाइंड करने होगी तो क्या लिखेंगे हम लोग? इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन। क्लियर? क्या ये पॉइंट समझ में आ रहा है अपने को कि फ्लक्स को ऐसे डिफाइन किया गया है, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? फ्लक्स की यूनिट क्या हो जाएगी? ये इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम और ये मीटर स्क्वायर, तो यूनिट क्या हो जाएगी? ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी? इसको हम लोग यूनिट लिख देते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है? क्या समझ में आ रहा है अपने को? ओके, आगे डिफाइन करते हैं। तो आगे डिफाइन करते हैं तो हम लोग कुछ पॉइंट एरिया वेक्टर की बात करते हैं। एरिया वेक्टर समझते हैं क्या होती है एरिया वेक्टर? तो क्लियर? ओके,
तो डिस्कस करते हैं हम लोग एरिया वेक्टर की बात करते हैं। तो एरिया वेक्टर जो है, एरिया वेक्टर नाम ही लिखा है वेक्टर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी, मैं पॉइंट पर लिख दूं, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिफाइंड एज, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ऐसा लिख देता हूं मैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी मैग्नीट्यूड जो एरिया दी गई होगी उस एरिया की हम लोग एरिया कैलकुलेट करने आएगी अपने को। तो एरिया की जो एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड होगी वो एरिया के इक्वल होगी और उसकी डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर में होगी। जो भी एरिया गिवन एरिया जो भी सरफेस दी गई होगी उस सरफेस के परपेंडिकुलर में एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। फिर से मैं बोल देता हूं कि इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी डिफाइंड फॉर ए प्लेनर सरफेस, डिफाइंड फॉर ए प्लेनर सरफेस। तो सर अगर सरफेस प्लेनर नहीं हुआ तो हमें अगर कर्व सरफेस दिया गया हो तो उस केस में कर्व सरफेस से एक स्मॉल से पार्ट को काउंट करना होगा। तो अगर स्मॉल सा पार्ट, जैसे ये कोई कर्व सरफेस दे दिया गया तो ये कर्व सरफेस का हमने स्मॉल सा पार्ट काउंट किया, तो इस स्मॉल से पार्ट को अब प्लेनर सरफेस माना जा सकता है। जो उसने स्मॉल सा पार्ट काउंट किया उस स्मॉल से पार्ट को अब एरिया, उस स्मॉल से पार्ट को हम लोग प्लेनर सरफेस मान सकते हैं। तो प्लेनर सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर अब डिफाइन कर सकते। जब कर्व सरफेस दिया जाएगा तो इसका स्मॉल पार्ट के लिए एरिया वेक्टर डिफाइन की जाएगी, प्लेन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर डिफाइन की जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? इट इज डिफाइंड फॉर अ प्लेनर सरफेस, प्लेनर एरिया। क्लियर? द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, magnitude of area vector is equal to, since vector quantity है तो magnitude of direction की बात करेंगे, is equal to area of, magnitude of area vector is equal to area of given surface and direction is perpendicular to given surface। दो पॉइंट इसमें माइंड में रखने की जरूरत है अपने को। क्या क्या पॉइंट? एक तो पॉइंट ये वाली कि प्लेनर सरफेस के लिए प्लेनर एरिया के डिफाइन किया जाएगा और इसकी डायरेक्शन जो होगी सरफेस के परपेंडिकुलर होगी। ये दो पॉइंट अपने को मालूम होना चाहिए। क्लियर? क्या प्लेनर सरफेस के लिए सरफेस के परपेंडिकुलर, तो कोई भी प्लेनर सरफेस दिया गया, अगर ये प्लेनर सरफेस है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये वाला डायरेक्शन भी हो सकता है और इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये वाला डायरेक्शन भी हो सकता है। क्लियर? क्या अगर ये प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस के नॉर्मल तो एरिया वेक्टर जो होगी इसकी एरिया के इक्वल, और डायरेक्शन किधर इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर इधर भी हो सकता है या फिर इधर भी हो सकता है। क्लियर? क्या तो फॉर कर्व सरफेस, मैं ये पॉइंट मेंशन करूं यहां पर, फॉर कर्व सरफेस एरिया वेक्टर कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया वेक्टर इज डिफाइंड फॉर एलिमेंटल पार्ट, स्मॉल से पार्ट के लिए डिफाइन करेंगे। फॉर कर्व्ड सरफेस एरिया वेक्टर इज डिफाइंड फॉर स्मॉल एरिया की बात करें। जैसे मान लीजिए कि ये कर्व सरफेस दे दिया है अपने को, ये कर्व सरफेस है, ये कोई कर्व सरफेस है अपने पास। क्लियर? तो इस कर्व सरफेस में अगर अपने को एरिया वेक्टर डिफाइन करने कोई भी, तो हम लोग डायरेक्टली नहीं डिफाइन कर सकते हैं। क्या करना पड़ेगा अपने को? जैसे यहाँ के एरिया की बात करेंगे, यहाँ के एरिया की बात करेंगे अगर हम लोग, तो इसके परपेंडिकुलर की बात करेंगे, यहाँ के एरिया की बात करेंगे तो यहाँ पर एक प्लेनर सरफेस मान सकते हैं, यहाँ की बात करें तो ये वाला प्लेनर सरफेस मान सकते हैं हम लोग। तो एरिया वेक्टर जो हो जाएगी अपने पास इसके परपेंडिकुलर ये डी ए वेक्टर, यहां पर एरिया वेक्टर की बात करते हैं इसके परपेंडिकुलर डी ए वेक्टर, यहां की बात करते हैं इसके परपेंडिकुलर डी ए वेक्टर। तो हर एक के करस्पॉन्डिंग हर एक सरफेस का अगर कर्व सरफेस है तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर चेंज कर रही होगी। क्लियर? क्या फॉर क्लोज्ड सरफेस, ये पॉइंट माइंड में रखने की जरूरत है अपने को। फॉर क्लोज्ड सरफेस एरिया वेक्टर हमेशा ही, फॉर क्लोज्ड बॉडी लिख दो, क्लोज्ड सरफेस नहीं लिखूं,
क्लोज सरफेस, ओके, फॉर क्लोज सरफेस, अगर सरफेस क्लोज कर दिया गया, क्लोज बॉडी दे दी गई है, फॉर क्लोज सरफेस लिख देता हूँ, चलो फॉर क्लोज सरफेस, जैसे मान लीजिए कि स्फीयर हो गया, स्फीयर क्लोज सरफेस हो गया, इसका सरफेस जो अंदर में वो एक वॉल्यूम को कंटेन कर रहा है, तो ये सरफेस जो हो गया क्लोज सरफेस हो गया, क्लियर। तो उस केस में एरिया वेक्टर हमेशा ही आउटवर्ड डायरेक्शन होगा। जब प्लेनर सरफेस है, जब प्लेनर सरफेस है तो सिर्फ अगर एक प्लेनर सरफेस है, ये क्लोज नहीं है, किसी कर्व के साथ क्लोज नहीं है, तो अगर प्लेनर सरफेस है तो एरिया वेक्टर इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकता है। लेकिन अगर यही क्लोज कर्व हो जाए, तो अगर मान लेते हैं क्लोज कर यहाँ पर इसको कैप लगाया, ऐसा 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 एक प्लेन सरफेस बना दूं मैं और ये कर्व कर दूं ऐसे, ये क्लोज हो गया है। अब क्लियर क्या, जब ये क्लोज हो गया तो एरिया वेक्टर हमेशा ही सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में डिफाइन की जाएगी। एरिया वेक्टर हमेशा ही सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में डिफाइन की जाएगी। फॉर क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर इज always directed outward, हमेशा ही आउटवर्ड की तरफ डायरेक्टेड हो गया, या फिर ऐसा मैं लिख दूं इज डायरेक्टेड आउटवर्ड। क्या मैं बोल रहा हूं ध्यान दे, तो कि सिर्फ जैसे मान लिया जाए, सिर्फ मान लिया जाए कि अपने पास ये एक प्लेन सरफेस दे दी गई हो, ये एक प्लेन सरफेस दे दी गई हो, ऐसा दे दिया गया प्लेन सरफेस, क्लियर। इस प्लेन सरफेस की एरिया वेक्टर की मैं डायरेक्शन पूछूं तो इस प्लेन सरफेस, जैसे ये प्लेन सरफेस दे दिया गया, तो ये प्लेन सरफेस की एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इधर भी हो सकती है, इधर भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे काउंट करें। जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने पास इस डायरेक्शन में, तो इसके लिए हम लोग एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर काउंट कर लेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही, क्लियर। इस तरह से हम लोग एरिया वेक्टर का डायरेक्शन काउंट करेंगे। अगर कोई प्लेनर सरफेस दी गई है तो, अगर क्लोज कर्व नहीं दी गई है तो उस केस में इस तरह से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन काउंट करेंगे कि फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, क्लियर। या फिर मान लेते कि अगर ऐसा दे दिया गया होता, अगर ऐसा दे दिया गया होता अपने को, अगर ऐसा दे दिया गया होता कि यही प्लेन सरफेस होती और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो होती है इस डायरेक्शन में दे दी जाती, तो उस केस में अपने को एरिया वेक्टर जो होती सरफेस के ही परपेंडिकुलर, लेकिन उसके डायरेक्शन इधर हो जाती है अपने पास, ये एरिया होती है अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर है तो एरिया वेक्टर इधर हो जाती, ताकि फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाए, क्लियर। एंगल की वैल्यू 90 से कम रखेंगे, क्लियर। लेकिन अगर यही क्लोज सरफेस हो जाए, यही क्लोज सरफेस हो जाए अपने पास, जैसे मान लिया जाए कि ये क्लोज सरफेस हो जाए, क्यूब का फॉर्मेशन कर लेता हूं मैं, ये क्यूब का फॉर्मेशन कर लिया मैंने। अब जब क्यूब का फॉर्मेशन कर लिया तो डिफरेंट सरफेस हो गए क्या अपने पास, एक तो ये वाला सरफेस हो गया, एक तो ये वाला सरफेस हो गया, क्लियर क्या, एक ये वाला सरफेस हो गया अपने पास, क्लियर। और भी बहुत सारे सरफेस, और 6 सरफेस हो गए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मान लेते हैं कि इस डायरेक्शन में दी गई हो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहीं इधर दी गई हो, तो सिंस अब ये क्लोज सरफेस हो गया, जो क्यूब हमने काउंट किया वो क्लोज सरफेस हो गया, तो इस वाले के लिए जब भी एरिया वेक्टर आप डिफाइन करेंगे, अब वो आउटवर्ड डायरेक्शन में, तो इस सरफेस के लिए आउटवर्ड डायरेक्शन किधर, ये तो इसका इनसाइड वाला हो जाएगा, आउटवर्ड वाला डायरेक्शन जो हो जाएगा इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में, इधर हो जाएगी एरिया वेक्टर। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर, इस डायरेक्शन में, इसके परपेंडिकुलर। इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर में पूछूं तो इसके परपेंडिकुलर इस डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में। आउटवर्ड वाला ये वाला पार्ट होगा, जो आउटसाइड में ये पार्ट होगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर किधर, इस डायरेक्शन में आ जाएगी। हमेशा ही अगर क्लोज्ड सरफेस दिया गया, क्लोज्ड वॉल्यूम दी गई है अपने को, तो सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर हमेशा ही रेडियली आउटवर्ड लिखेंगे हम लोग, हमेशा ही बाहर की तरफ दिखाएंगे उसको, अब अंदर की तरफ दिखाने की जरूरत नहीं है, क्लियर। क्या समझ में आ रहा है अपने को ये पॉइंट। फिर से मैं बोल रहा हूं कि अगर प्लेनर सरफेस है तो एरिया वेक्टर इस तरह से सिलेक्ट करेंगे ताकि फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, अगर प्लेनर सरफेस है, क्लोज्ड नहीं है तो। लेकिन अगर सरफेस क्लोज्ड हो गया तो एरिया वेक्टर हम लोग इस तरह से सिलेक्ट करेंगे कि हर एक केस में एरिया वेक्टर जो होगी वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, बॉडी के आउटसाइड में जाएगी अगर वो क्लोज्ड वॉल्यूम हो तो, क्लियर। आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। तो जो फ्लक्स डिफाइन की हमने, फ्लक्स को इस टाइप से डिफाइन किया था, अगर आपको याद है तो, कि इलेक्ट्रिकल फ्लक्स डिफाइन की गई थी डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी ए, क्लियर क्या। तो यहां से हमने नेट फ्लक्स की वैल्यू लिखी थी, फ्लक्स की जो वैल्यू हो गई वो ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन हो गया था, ई डॉट डी ए का इंटीग्रेशन लिख दिया था हमने।
इफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये एक इक्वेशन हो गई अपने पास। और कुछ नहीं बोला गया इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो सकती है, तो ये वाला केस तो हमेशा वैलिड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो जाए, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, ध्यान दें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखा है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज वो कांस्टेंट होनी चाहिए। देन तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू ई को बाहर कर सकते हैं, ई डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगी, और डी ए वेक्टर को अगर इंटीग्रेट करेंगे तो ई डॉट ए वेक्टर हो जाएगी। क्लियर? तो फाई इक्वल टू, अगर ई और ए के बीच का एंगल थीटा है तो ई ए कॉस ऑफ थीटा हो जाएगी। अगर डीए का इंटीग्रेशन ए तब लिख रहे हैं हम लोग, डीए का इंटीग्रेशन ए तब लिख रहे हैं हम लोग अगर एरिया जो है प्लेनर हो। इफ एरिया इज प्लेनर, इफ एरिया इज प्लेनर देन डी ए इक्वल टू, ऐसा मैं लिख दूँ, ऐसा लिख देता हूँ। चलो इस सारे पॉइंट को मैं कन्फ्यूजन को यहाँ से दूर करता हूँ, ऐसा मैंने लिख चुका हूँ मैं, ऐसा तो ऐसा लिख देता हूँ। देन फाई इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो पहले तो इसको लिख देता हूँ, फिर इसको ऐसा लिख देता हूँ। पहले तो इसको ऐसा लिख देता हूँ मैं कि ये वाली इक्वेशन क्या थी अपने पास, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या कि ई इंटू डी ए इंटू कॉस ऑफ थीटा, जो भी स्मॉल सा एरिया वेक्टर काउंट किया होगा उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच की एंगल कुछ थीटा रही होगी, तो ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा। अब फ्लक्स की वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड से यूनिफॉर्म है तो इलेक्ट्रिक फील्ड को बाहर कर लिया, इंटू डी ए ऑफ कॉस थीटा हो जाएगी। और डी ए कॉस थीटा जो होगा, डी ए कॉस थीटा होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए कॉस थीटा जो हो जाएगी एरिया। कौन सी एरिया? परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर वाली एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के परपेंडिकुलर वाली एरिया, इसी को लिख सकते हैं हम लोग ई डॉट ए। ये कब लिखेंगे ई डॉट ए? जब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच 0 डिग्री एंगल हो हर एक पॉइंट पर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यूनिफॉर्म हो। ये वाला इक्वेशन कब यूज करेंगे? इफ वेक्टर ई इज यूनिफॉर्म एंड एरिया वेक्टर इज प्लेनर, एरिया वेक्टर इज प्लेनर। अगर एरिया वेक्टर प्लेनर हो, अगर एरिया वेक्टर नहीं, इफ एरिया इज प्लेनर, अगर एरिया प्लेनर हो और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो हम लोग डायरेक्टली ऐसा यूज करेंगे। क्लियर? क्या आगे कॉन्सेप्ट समझते हैं इसके ऊपर तो, और डिस्कस करते हैं कि क्या क्या पॉइंट हो सकती है अपने पास। क्लियर? क्वेश्चन वाइज हम लोग ये सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग कैसे फ्लक्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट करें। जैसे सिंपल से एग्जांपल पहले एक और देख लेता हूं मैं, तो सिंपल सा एग्जांपल दिया जाए कि अपने को ये एरिया दी गई है, ये वाली एरिया दी गई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी गई है। जैसे मैं पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ कर देता हूँ कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स है अपने पास। क्लियर? क्या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स। एरिया काउंट करते हैं हम लोग, एरिया यहां पर प्लेस करते हैं, ये वाला एरिया प्लेस कर दिया यहां पर, तो हमने ऐसा एरिया प्लेस कर दिया। एक केस में यहां पर ऐसा एरिया प्लेस कर दिया। क्लियर? एक एरिया ऐसा प्लेस कर दिया, एक एरिया ऐसा प्लेस कर दिया हमने। क्लियर? इस केस में ध्यान दे अब मैं एरिया वेक्टर मेंशन करें, सिंस इस एरिया के करस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर में लिख रहे हैं, सिंस प्लेनर सरफेस है अपने पास, तो एरिया वेक्टर जो होगी इस तरह से एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सेलेक्ट करेंगे। एरिया वेक्टर इस सरफेस के परपेंडिकुलर तो होगी, लेकिन उसका डायरेक्शन इस तरह से सेलेक्ट करेंगे ताकि फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। सिंस प्लेनर सरफेस है, क्लोज सरफेस नहीं है, एरिया वेक्टर इधर हो गई। क्लियर? इसकी बात करें तो ये वाला एरिया हो गया अपने पास, ये वाली एरिया हो गई अपने पास, तो इस एरिया के करस्पॉन्डिंग हम एरिया वेक्टर इस तरह सेलेक्ट करेंगे ताकि फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए। तो परपेंडिकुलर तो होनी चाहिए, यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर ये वाला लिख देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स इधर, एरिया वेक्टर इधर, ये वाली कुछ एंगल रही होगी θ1। इसकी एरिया वेक्टर, ये प्लेनर सरफेस है अपने पास, एरिया वेक्टर तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर तो एंगल जो होगा एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में 90 डिग्री। ये वाली एरिया हो गई अपने पास, तो इसका एरिया वेक्टर इस तरह सेलेक्ट करेंगे ताकि फ्लक्स की वैल्यू पॉजिटिव आ जाए, तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, ये एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स वेक्टर, इन दोनों के बीच की एंगल कुछ θ2 रही होगी। तो इसका फ्लक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ भी फ्लक्स, यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ई है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में, तो ई डॉट ए करेंगे तो ये वैल्यू
ई इंटू ए आ जाएगी, कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। यहाँ पर क्या लिखेंगे, फ्लक्स की वैल्यू ई इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ थीटा 1। यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ 90 डिग्री, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या समझ में आ रहा है अपने को? यहाँ पर फ्लक्स लिखने जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ई इंटू ए इंटू कॉस ऑफ थीटा 2। दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है फ्लक्स, स्केलर क्वांटिटी बोला करेंगे। क्लियर है? आगे डिस्कस करते हैं तो इन पॉइंट्स को। ओके, जैसे कंसीडर करते हैं हम लोग, क्या बोल रहे हैं समझेंगे तो इसको, कि कोई भी अगर क्लोज्ड सरफेस दी गई है, कोई भी क्लोज्ड सरफेस दी, क्लोज्ड वॉल्यूम दी, क्लोज्ड बॉडी दी गई है, फॉर ए क्लोज्ड बॉडी, फॉर ए क्लोज्ड बॉडी, कोई भी क्लोज्ड बॉडी दी गई, जैसे स्फीयर हो गया, अगर कोई क्लोज्ड बॉडी दी गई है तो अगर उस क्लोज्ड बॉडी से जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस उसमें इंटर कर रही है, और उतना ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर आ जाए, कोई भी क्लोज्ड बॉडी दी गई है, उस क्लोज्ड बॉडी में जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटर कर रही है उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर आ जाए, तो नेट इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की वैल्यू 0 से क्यों 0 हो जाएगी? क्योंकि फ्लक्स को डिफाइन ही किया गया था कि कितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटर करे, तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटर कर रही है उतना ही बाहर आ जा रही है, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। फॉर ए क्लोज्ड बॉडी, इफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, number of field lines entering in body and if number of field lines entering in body and coming outward from body, ऐसा लिख देता हूं मैं, ऐसा मैं लिख देता हूं, एंड इफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटरिंग इन बॉडी एंड, ऐसा लिख दूं मैं, इंटरिंग इन बॉडी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइंस लीविंग द बॉडी, then net flux through body is 0, फिर से मैं बोल रहा हूं क्या, अगर कोई अपने पास क्लोज्ड बॉडी दी गई है, उस क्लोज्ड बॉडी में जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटर कर रही है उतना ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर भी चली जा रही है, जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटर कर रही है उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर चली जाएगी, तो बोलेंगे उस सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग, उस क्लोज्ड बॉडी के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। जैसे एग्जांपल में समझते हैं कि अपने पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दी गई है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो गई अपने पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में लाकर के एक स्फीयर को मैंने प्लेस कर दिया, एक स्फीयर यहां पर प्लेस कर दिया, ये स्फीयर है, क्लियर, या क्यूब को प्लेस कर दिया, स्फीयर को प्लेस कर दिया या तो क्यूब को प्लेस कर दिया, ऐसे प्लेस कर दिया हमने। तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसमें इंटर कर रही है, ध्यान दें यहां पर इंटर कर रही है सारी फील्ड लाइंस, उतनी ही फील्ड लाइन से बाहर भी आ रही है। इसका मतलब अगर ये वाला फ्लक्स, इसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स लिखने जाएंगे तो ये वाली फ्लक्स निगेटिव आएगी, तो ये वाली फ्लक्स पॉजिटिव होनी चाहिए। फिर से मैं बोल देता हूं, ध्यान दें कि अगर किसी क्लोज्ड बॉडी से, किसी भी क्लोज्ड बॉडी से अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी इंटर कर रही है उतनी ही अगर बाहर आ रही है, तो बोलेंगे कि उस बॉडी से फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों सर 0 हो जाएगी? क्योंकि अगर ध्यान दिया जाए, जैसे इसी क्यूब की भी बात करें, जैसे नंबर ऑफ फील्ड लाइन इसमें इंटर कर रही होगी कुछ और कुछ बाहर आ रही होगी, क्लोज्ड बॉडी होना चाहिए, ध्यान देंगे वॉल्यूम उसके अंदर में क्लोज होना चाहिए, तब की बात कर रहे हैं हम। तो अगर अपने पास ये क्यूब दी गई, अगर ये क्यूब दी गई थी, तो इस क्यूब में ध्यान दे, तो आप इस क्यूब में ध्यान दे, तो जब यहाँ पर एरिया वेक्टर की बात करें, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, एरिया वेक्टर की बात करेंगे हम लोग, तो इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर तो इधर, और इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर, इस डायरेक्शन में होगी। और फील्ड वेक्टर किधर है? फील्ड वेक्टर जो है अपने पास इस डायरेक्शन में है क्या? तो डायरेक्टली फॉर्मूले से भी सोच सकते हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्लक्स आएगी पॉजिटिव आएगी, जितना एरिया इसका है उतना ही एरिया इसका भी है,
जितनी फील्ड की वैल्यू यहाँ पर उतनी ही फील्ड की वैल्यू यहाँ पर भी, तो जो फ्लक्स यहाँ पर आएगी इस वाले सरफेस के लिए उतनी ही फ्लक्स इस वाले सरफेस के लिए भी आएगी। तो अगर ये पॉजिटिव आएगी तो ये वाली निगेटिव आएगी, नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। या फिर डायरेक्टली ये सोच सकते हैं कि फ्लक्स को डिफाइन ही किया गया था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, मेजरमेंट ऑफ नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्लियर पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस, किसी सरफेस से, तो इस वाले सरफेस में इंटर कर रहा है फील्ड लाइन, तो ये वाला फ्लक्स हो गया अपने पास। तो इस वाले सरफेस से बाहर जा रहा है, तो अगर इसको पॉजिटिव बोल रहे हैं तो इसको निगेटिव बोलना पड़ेगा। इंटर करने वाले को निगेटिव बोल रहे हैं तो बाहर जाने वाले को पॉजिटिव काउंट करना पड़ेगा। तो फ्लक्स, नेट फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर? क्या समझ में आ रहा है ये पॉइंट? तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटर करेगी उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस अगर बाहर आ जाएगी कोई भी क्लोज्ड बॉडी के लिए, तो उससे करस्पॉन्डिंग नेट फ्लक्स की वैल्यू उस बॉडी से 0 हो जाएगी। क्लियर? कुछ क्वेश्चन समझते हैं तो इसके ऊपर क्वेश्चन में बोला है कि फाइंड इलेक्ट्रिकल फ्लक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस इफ ए पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ स्फीयर। कोई अपने को स्फीयर काउंट करना है सबसे पहले, तो कोई स्फीयर काउंट करना है, तो ये स्फीयर काउंट कर लिया हमने, ये स्फीयर काउंट कर लिया हमने कि ये अपने पास स्फीयर दी गई है। क्लियर? इस स्फीयर के सेंटर पर, इस स्फीयर के सेंटर पर बोला गया कि एक चार्ज को प्लेस किया गया है, एक चार्ज को प्लेस किया गया, पॉइंट चार्ज क्यू मान लिया हमने, क्यू चार्ज को प्लेस किया गया है। तो बोला गया कि इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू, इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू, इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू कितनी फ्लक्स होगी, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स, अगर सेंटर पर चार्ज क्यू को प्लेस किया गया है, मान लेते हैं कि इसकी रेडियस कुछ है आर रही होगी, ये स्फीयर है अपने पास। तो इस चार्ज के करस्पॉन्डिंग अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जाएं, इस चार्ज के करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड देखने जाएं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैं ड्रॉ कर देता हूं, आपको समझ में आनी चाहिए ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी होगी इस चार्ज के करस्पॉन्डिंग, ये नहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी इस चार्ज के करस्पॉन्डिंग। पॉजिटिव चार्ज है तो अवे फ्रॉम द चार्ज होगी, निगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड द चार्ज होती, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी इसकी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगी। तो किसी भी सिंस हमें फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन है, तो अगर कोई भी सरफेस काउंट करें, सिंस अपने पास जो सरफेस दिया गया है एक तो क्लोज्ड सरफेस है और साथ ही साथ वो कर्व सरफेस है। क्लियर? क्या? अगर कर्व सरफेस है तो स्मॉल पार्ट के लिए डिफाइन करेंगे, और साथ ही साथ क्लोज है तो हमेशा ही रेडियली आउटवर्ड काउंट करेंगे, हमेशा ही आउटवर्ड काउंट करेंगे। क्लियर? क्या? तो अपने पास जो सरफेस काउंट करने वाले हम लोग, जैसे यहाँ की सरफेस की बात करूं मैं, तो यहाँ का सरफेस काउंट करेंगे कुछ हम लोग इस तरह से, यहाँ का सरफेस कुछ इस तरह से काउंट करेंगे हम लोग, ये सरफेस हो गया। या फिर यहाँ का सरफेस काउंट करने जाएंगे तो ये सरफेस हो जाएगा, फिर यहाँ का सरफेस काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ का सरफेस काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ का सरफेस काउंट करेंगे तो ये वाली सरफेस हो जाएगी। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या? स्मॉल स्मॉल पार्ट के लिए डिफाइन करना पड़ेगा। तो एरिया वेक्टर जो होगी, पहले इसकी एरिया वेक्टर की मैं बात करूँ, इसकी एरिया वेक्टर किधर होगी, इधर होगी एरिया वेक्टर, डी ए वेक्टर। अगर इसकी एरिया वेक्टर लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, ये भी डी ए वेक्टर इधर ही होगा, इसकी एरिया वेक्टर लिखने जाऊंगा तो इधर ही डी ए वेक्टर इसी के परपेंडिकुलर होगा, एरिया वेक्टर होंगे जो इधर होंगे। समझ में आ रहा है क्या ये सारे पॉइंट? तो अगर मैं फ्लक्स की वैल्यू लिखने जाऊं डी फाई, तो डी फाई क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट एरिया वेक्टर प्लस स्मॉल सी फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अगर इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं, इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की बात करूं, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। समझ में आ रहा है क्या? तो दोनों के बीच में एंगल कितनी, जो छोटा सा पार्ट हम लोग सेलेक्ट कर रहे हैं एरिया वेक्टर, वहां पर की इलेक्ट्रिक फील्ड और वहां की एरिया वेक्टर के बीच में जो एंगल आ रही है वो 0 डिग्री आ रही है। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि मैं यहां से वैल्यू जो आ जाएगी अपने पास, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी ए इंटू कॉस ऑफ 0 डिग्री, सबके लिए एंगल सेम ही है, 0 डिग्री है, तो डायरेक्टली हमने ऐसा लिख दिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इंटू डी ए हो जाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं, आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखेंगे, के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू डी ए। तो के क्यू और आर स्क्वायर, सिंस हर एक पॉइंट पर जो यहाँ से आर डिस्टेंस पर है, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड तो सेम है, यहाँ पर भी के क्यू बाई आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पर भी के क्यू बाई आर स्क्वायर, के क्यू बाई आर स्क्वायर। सिंस यहाँ पर मैग्नीट्यूड की ही बात हो रही है तो डायरेक्टली ही हम लोग अब इंटीग्रेट कर सकते हैं। नेट फ्लक्स जो लिखने जाएंगे तो ये तो कांस्टेंट और डीए को ऐड करना, ध्यान देना है डीए वेक्टर को नहीं ऐड करना है, डीए को ऐड करना है। इसका मतलब जो छोटा सा पार्ट बना हुआ है इसकी एरिया पहले फाइंड करनी है अपने को,
और उसको इंटीग्रेट करना है, तो डायरेक्टली स्केलर वाइज ऐड करना है, वेक्टर वाइज ऐड नहीं करना, स्केलर वाइज ऐड करना है। डीए वेक्टर को ऐड नहीं करना, हमने डीए मैग्नीट्यूड को ऐड करना है। तो इसकी मैग्नीट्यूड, फिर अपने पास जो एरिया आएगा इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी मैग्नीट्यूड, सबकी एरिया की मैग्नीट्यूड को ऐड करते आएंगे तो इस स्फीयर की एरिया मिल जाएगी अपने को। तो मैं लिख सकता हूं क्या कि वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाई आर स्क्वायर, और डीए की वैल्यू को अगर ऐड करेंगे तो ये 4 पाई आर स्क्वायर उस स्फीयर की सरफेस एरिया हो जाएगी। वैल्यू पुट कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, के की वैल्यू होती है क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये 4 पाई तो कैंसल आउट हो गई, आर स्क्वायर भी कैंसल आउट हो गया, फ्लक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, और यही आगे चल करके गॉस लॉ फॉर्म करने वाला है। क्लियर है क्या पॉइंट कैसे सॉल्व किया हमने? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, समझ में आएगा आपको। क्वेश्चन ध्यान देंगे क्या बोला गया है कि क्यूब दी गई अपने को, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दी गई है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई, सोन इन ए क्यूब ऑफ साइड लेंथ ए इज प्लेस्ड एज सोन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी गई है यूनिफॉर्म, जिसकी स्ट्रेंथ कितनी दी गई है ई, मैग्नीट्यूड उसकी दी गई है, डायरेक्शन किधर दी गई है इसकी, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग डायरेक्शन दी गई है इसकी। तो फाइंड करनी अपने को फ्लक्स किस सरफेस से, फ्लक्स थ्रू सरफेस। कौन सा सरफेस मेंशन किया गया, पहले मैं मार्क कर दूं तो कौन सा सरफेस मेंशन किया गया है, अपने को सरफेस मेंशन किया गया है ADHE, ADHE ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस, ये वाला सरफेस जो है YZ प्लेन में जो है, और BCGF, BCGF ये वाली सरफेस की बात हो रही है, ये वाले सरफेस की बात हो रही है BCGF। इन दोनों सरफेस से अपने को फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इसके बाद क्या करना है अपने को, नेट फ्लक्स थ्रू क्यूब, इस क्यूब से नेट फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया, अपने को सॉल्व करते हैं। तो नेट फ्लक्स कैलकुलेट करना होगा तो क्या करना होगा, हर एक सरफेस के थ्रू अपने को फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी और ऐड कर देना होगा। क्लियर, फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्टली ही हम लोग ऐड कर देते हैं। तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स किसके थ्रू हम लोग लिख रहे हैं, ADHE। डायरेक्टली अब मैं फ्लक्स लिख रहा हूं क्योंकि सरफेस प्लेनर है और इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो मैं लिख सकता हूं कि E डॉट A हो जाएगा। क्लियर क्या, तो यहां इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए एरिया वेक्टर किधर, सिंस क्लोज्ड बॉडी दी गई है तो क्लोज्ड बॉडी के लिए एरिया वेक्टर हमेशा ही आउटवर्ड डायरेक्शन में, बॉडी के आउटसाइड में काउंट करते हैं, और सरफेस के परपेंडिकुलर तो होनी ही चाहिए। तो इस वाले सरफेस के लिए, इस वाले सरफेस के लिए एरिया वेक्टर जो होगी कहीं इधर होगी, इस सरफेस के परपेंडिकुलर। क्लियर, इस एरिया वेक्टर को लिख सकते हैं कि एरिया वेक्टर किसका, ADHE जो होगा वो कितना होगा, उसकी एरिया कितनी, स्क्वायर का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसकी एरिया तो A स्क्वायर हो गई, और डायरेक्शन किधर हो जाएगा उसका, माइनस ऑफ I कैप, ये एरिया वेक्टर होगी। समझ में आ रहा है क्या? तो कितनी हो जाएगी फ्लक्स की वैल्यू, फ्लक्स थ्रू ADHE, इलेक्ट्रिक फील्ड EI कैप है, और डॉट एरिया वेक्टर A स्क्वायर माइनस ऑफ I कैप है। क्लियर है क्या सभी लोगों को? डॉट प्रोडक्ट करेंगे माइनस ऑफ EA स्क्वायर आ जाएगी अपने पास फ्लक्स की वैल्यू। सिमिलरली अगर हम लोग फाइंड करने जाएं फ्लक्स थ्रू BCGF कितनी हो जाएगी, ये सॉल्व करते हैं पहले तो हम लोग। तो फिर से वहां पर E और वहां के एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि सरफेस प्लेनर है, सिंस क्लोज्ड बॉडी है तो एरिया वेक्टर जो होगी सरफेस के आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये एरिया वेक्टर का डायरेक्शन होगा। तो एरिया वेक्टर को हम लोग वेक्टर के टर्म में लिख सकते हैं क्या, कि एरिया वेक्टर जो होगी वो कितनी होगी, एरिया वेक्टर की मैग्नीट्यूड A स्क्वायर, डायरेक्शन उसका I कैप। तो फ्लक्स कितनी हो गई, फ्लक्स की वैल्यू BCGF सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड EI कैप डॉट A स्क्वायर I कैप, तो कितनी हो जाएगी EA स्क्वायर। समझ में आ रहा है कि आपने वो कॉन्सेप्ट क्लियर है? आगे और भी सरफेस की बात कर लेते हैं हम लोग। अगर सरफेस जैसे काउंट किया जाए कि ये वाले सरफेस की बात की जाए, इस वाले सरफेस की बात की जाए, तो एरिया वेक्टर कितना, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, इस सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में इधर होगी, तो इसका एरिया वेक्टर तो इधर होगा। इसका मतलब इसका एरिया वेक्टर जो लिखने जाएंगे, इसका एरिया वेक्टर मैग्नीट्यूड A स्क्वायर, डायरेक्शन J कैप। वैसे इधर की बात करेंगे, इस वाले सरफेस की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे की तरफ कितनी हो जाएगी A स्क्वायर, डायरेक्शन कितनी हो जाएगी माइनस ऑफ J कैप।
तो इसका डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ और इसका डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जीरो हो जाएगी, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में एंगल 90 डिग्री आ जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड आई कैप में है और ये दोनों एरिया वेक्टर जे कैप में है। वैसे ही जो ये वाली सरफेस है, ये वाली क्यूब का जो सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में यानी कि के कैप, और जो अंदर वाली सरफेस है उसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में माइनस ऑफ के कैप। तो इस वाले सरफेस के कॉरस्पॉन्डिंग भी जीरो ही हो जाएगी फ्लक्स की वैल्यू। तो मैं डायरेक्टली लिख देता हूं कि फ्लक्स थ्रू कौन कौन से सरफेस, ए बी एफ ई इक्वल टू फ्लक्स थ्रू डी सी जी एच इक्वल टू फ्लक्स थ्रू, ये दो सरफेस सेम फ्लक्स। अब टॉप वाला सरफेस कितना, फ्लक्स थ्रू ई एफ जी एच, समझ में आ रहा है क्या ये पॉइंट, ई एफ जी एच वाला सरफेस इक्वल टू फ्लक्स थ्रू, नीचे वाला सरफेस क्या हो गया, ए बी सी डी, ए बी सी डी, इन सब के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू जीरो होगी। क्यों जीरो होगी समझ में आ रहा है अपने को, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स कितनी हो जाएगी, फाई नेट की वैल्यू पूछने जाऊं, नेट फ्लक्स तो इनके थ्रू तो जीरो ही है, तो सबका एरिया वेक्टर के सबके फ्लक्स के थ्रू हमें ऐड करना होगा, सबका हर एक एरिया के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स की वैल्यू को स्केलर की तरह ऐड कर देंगे। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो ये ए स्क्वायर आया हुआ है और ये वाला कितना आया हुआ है, ये वाला कितना आया हुआ है माइनस ई ए स्क्वायर, और ये ई ए स्क्वायर दोनों को ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगी, और ये सारी वैल्यू तो जीरो थी ही, तो नेट फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है अपने को, किस तरह से फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग, क्लियर। तो क्वेश्चन आगे की बात करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि नेट फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है क्यूब से। क्यूब का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, इन सरफेसेस से क्यूब का फॉर्मेशन, सरफेस की इक्वेशन दी गई है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 2। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन स्पेस इज गिवन एज E इक्वल टू 3x i कैप प्लस 4j कैप। पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं तो, कि अपने पास ये क्यूब दी गई है, ये वाली क्यूब दी गई है, क्यूब पहले मैंने ड्रॉ कर लिया। ओके, x इक्वल टू 1, ये वाला x इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग सरफेस होगी, ये वाली जो सरफेस होगी x इक्वल टू 1, ऐसा सरफेस होगा। ये x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 3, ये वाली जो सरफेस होगी x इक्वल टू 1, ये 1 पर, और ये x इक्वल टू 3 पर। y इक्वल टू 0 सरफेस कौन सी होगी, ये वाली सरफेस, पीछे वाली सरफेस y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू 2, ये वाली y इक्वल टू 2 हो जाएगी, y इक्वल टू 2, क्लियर क्या। इसके बाद z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0 सरफेस कौन सी होगी, ये वाली सरफेस, और z इक्वल टू 2, ये टॉप वाली सरफेस, ये वाला भी 2 पर जाकर मिलेगा, ये भी 2, ये भी 2। तो फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई अपने को 3x i कैप 4j कैप। तो फ्लक्स की वैल्यू लिखते हैं हम लोग, फ्लक्स की वैल्यू लिखते हैं, फ्लक्स। ध्यान देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड जो दी गई है 3x i कैप में और j कैप में, क्लियर, यानी कि k कैप के साथ लिखते हैं। तो पहले तो k कैप के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसका मतलब अगर एरिया वेक्टर k कैप में होगा तो फ्लक्स की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड i कैप और j कैप में ही दी गई है। एरिया वेक्टर k कैप में होगा तो उसकी फ्लक्स की वैल्यू डॉट प्रोडक्ट जीरो हो ही जानी। तो k कैप में किसका एरिया वेक्टर होगा, पहले नेमिंग कर दूं क्या मैं, ये a बोल देता हूँ, इसको b बोल देता हूँ, इसको c और इसको d बोल देता हूँ। इसको क्या बोल देता हूँ मैं, यहाँ पर E F G और H बोल देता हूं मैं। तो जो सरफेस दिया गया ए बी सी डी और ई एफ जी एच जो सरफेस दिए गए उनकी एरिया वेक्टर के कैप और माइनस के कैप में, ये वाला बाहर का है सरफेस, बाहर की तरफ एरिया वेक्टर के कैप, और जो पीछे वाला सरफेस एरिया वेक्टर पीछे की तरफ के कैप और माइनस के कैप। यानी कि इन दोनों सरफेस जो इस साइड में है, फ्रंट साइड और बैक साइड में जो सरफेस हैं उनकी एरिया वेक्टर कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो मैं लिख देता हूँ फ्लक्स थ्रू ए बी सी डी और फ्लक्स थ्रू ई एफ जी एच क्या हो जाएगी, जीरो। टॉप और बॉटम वाले सरफेस की बात करते हैं, टॉप सरफेस और बॉटम सरफेस। टॉप के कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, टॉप के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फ्लक्स ड्यू टू टॉप, टॉप का मतलब कौन सा सरफेस, फ्लक्स थ्रू डी सी जी, ऐसा लिख दूं मैं,
ऐसा लिख दूँ, DCGH टॉप वाला सरफेस, ये वाली सरफेस। क्लियर? क्या लिखूंगा मैं? इलेक्ट्रिक फील्ड E डॉट ए, तो E डॉट एरिया वेक्टर लिख दिया मैंने। क्लियर? क्या तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 3xi कैप प्लस ऑफ 4j कैप डॉट एरिया वेक्टर इसका कितना हो जाएगा, कितनी एरिया हो गई, साइड लेंथ तो इसकी 2 हो गई, स्क्वायर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो 4 इंटू डायरेक्शन किधर हो जाएगी इसकी एरिया वेक्टर, जे कैप में जे कैप, तो कितनी आ जाएगी ये, आई कैप के साथ तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे 0 हो जाएगी, 4 इंटू 4 16 हो जाएगी। आगे लिखते हैं फ्लक्स थ्रू बॉटम वाले पार्ट से। बॉटम वाला क्या हो जाएगा, फाई ABFE के करस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो 3xi कैप प्लस 4j कैप डॉट, इसके एरिया वेक्टर लिखने जाएंगे तो एरिया की मैग्नीट्यूड तो 16, 4, 2 इंटू 2 4, डायरेक्शन किधर, नीचे की तरफ, माइनस ऑफ जे कैप माइनस 4j कैप, तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस ऑफ 16, यानी कि अब ये दोनों मिल करके 0 हो जाएंगे। ये 3x वाला टर्म उसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो चुका है, बाकी कौन सा बचा है अब दो सरफेस बचे, एक तो AEHD और BFGC। क्लियर? क्या तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लिखते हैं, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्लक्स थ्रू सरफेस, लेफ्ट वाले सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, लेफ्ट सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, कौन सा सरफेस हो गया, फ्लक्स थ्रू AEHD, तो क्या लिखूंगा मैं, E डॉट ए लिख देता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दी गई है, 3xi कैप प्लस 4j कैप डॉट एरिया वेक्टर 4, डायरेक्शन किधर होगी इस सरफेस के क्रॉसपोर्डिंग एरिया वेक्टर की, माइनस ऑफ i कैप, माइनस ऑफ i कैप। क्लियर? क्या तो कितनी हो जाएगी, माइनस 12x हो गई। तो उस सरफेस के लिए जो हमने सरफेस सेलेक्ट किया हुआ है लेफ्ट साइड वाला AEHD वाला सरफेस, इस सरफेस के लिए x की वैल्यू क्या हमेशा कांस्टेंट, और कितनी x की वैल्यू हमेशा ही 2 रहेगी, x की वैल्यू 1 रहेगी, x इक्वल टू 1 सरफेस दिया गया है ये वाला, तो x इक्वल टू 1 पुट कर देता हूं मैं यहाँ पर, तो माइनस 12 इंटू 1 हो जाएगी, माइनस 12 हो गई। वैसे ही फ्लक्स थ्रू राइट सरफेस की बात करेंगे हम लोग, राइट सरफेस की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी, फ्लक्स थ्रू कौन सी सरफेस की मैं बात कर रहा हूं, BFGC कितनी हो जाएगी, E डॉट ए फिर से लिखेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड 3xi कैप प्लस 4j कैप डॉट एरिया वेक्टर क्या लिखेंगे, मैग्नीट्यूड 4, डायरेक्शन किधर हो जाएगी, आई कैप में, आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है क्लोज बॉडी के लिए, कितनी हो जाएगी 12x। x की वैल्यू है कितनी इस सरफेस के लिए, इस सरफेस के लिए x की वैल्यू तो 3 है, इस सरफेस के लिए x की वैल्यू तो 3 है, तो x की वैल्यू 3 पुट कर दूं तो 12 इंटू 3 हो गई, कितनी हो जाएगी 36। तो नेट फ्लक्स मालूम हो जाएगी क्या, फाई नेट की वैल्यू सबको कैलकुलेट कर लेंगे क्या, 0 प्लस 0 प्लस ऑफ 16 माइनस ऑफ 16 प्लस ऑफ माइनस ऑफ 12 माइनस ऑफ 12 प्लस ऑफ 36, यही 6 सरफेस से करस्पॉन्डिंग आई हुई है, देख लेते हैं। ये दोनों से 0 प्लस 16 माइनस 16 माइनस 12 प्लस ऑफ 36, सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगी 24 आ जाएगी। तो नेट फ्लक्स की वैल्यू इस क्यूब से 0 नहीं होकर के 24 हो जाएगी। तो क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं सर डाउट में कि सर अभी आपने बोला कि क्लोज्ड बॉडी होगी तो नेट फ्लक्स की वैल्यू तो 0 होनी चाहिए, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आपने बोला था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन जितनी इंटर कर रही है अगर उतनी ही बाहर आ रही है तो इसका मतलब फ्लक्स की वैल्यू 0 होनी चाहिए उस सरफेस से। अगर ध्यान दे तो जितनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटर कर रही है उतनी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस बाहर नहीं आ रही है। क्यों? क्योंकि फील्ड लाइंस का मतलब स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड की बात, जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उतनी ही नंबर ऑफ फील्ड लाइंस होगी। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्स वाली आई कैप वाली वो 3 है, 3x है तो x की वैल्यू यहाँ पर 1 है 3 है, जबकि यहाँ पर जब इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं हम लोग तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू x इक्वल टू 3 पर ये 9i कैप हो जा रहा है, 9i कैप हो जा रहा है। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंटर कर रही है और जो लीव कर रही है दोनों की वैल्यू सेम नहीं है, जितना इंटर करे उतना ही अगर लीव करेगा तभी फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। क्लियर? क्या आगे डिस्कस करते हैं तो क्वेश्चन ओके। इस क्वेश्चन को समझेंगे तो क्या बोला गया, एक अपने को डिस्क दी गई है, ये डिस्क दी गई है और एक
सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज दी गई, डिस्क की रेडियस आर दी गई है और सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो स्टार्ट हो रही है इस डिस्क के जस्ट सेंटर से स्टार्ट हो रही है। क्लियर? तो पूछा गया है कि सेमी इनफाइनाइट लाइन चार्ज जो दी गई है उसकी चार्ज डेंसिटी अगर लैम्डा है तो इसकी फील्ड लाइंस होगी, उस फील्ड लाइन इस डिस्क को क्रॉस कर रहा होगा, वो फील्ड लाइन डिस्क को क्रॉस कर रहा होगा, तो इस डिस्क के करस्पॉन्डिंग कितनी फ्लक्स की वैल्यू आएगी ये फाइंड करना है। फाइंड फ्लक्स थ्रू फ्लैट डिस्क हेल्ड परपेंडिकुलर टू ए सेमी इनफाइनाइट चार्ज वाई। क्लियर? क्या? तो फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ध्यान दें, तो फ्लक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, इनका मतलब ई डॉट ए की बात करनी है। जो डिस्क दिया गया है, डिस्क के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं है। क्लियर? क्या? जैसे जैसे डिस्टेंस चेंज करेगा इस चार्ज वायर से, इनफाइनाइट वायर, सेमी इनफाइनाइट वायर से, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करती जाएगी। जैसे अगर मैंने कोई भी सरफेस कंसीडर किया, कोई भी यहाँ पर इसका एलिमेंटल पार्ट कंसीडर किया, अगर मैंने जैसे एलिमेंटल पार्ट ये वाला कंसीडर किया हमने। क्लियर? तो यहाँ पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट में लिख सकता हूँ। एक तो मैं लिख सकता हूँ कि वायर के परपेंडिकुलर ई परपेंडिकुलर, एक ई पैरेलल। परपेंडिकुलर वाला जो होगा कहीं इधर होगा ई परपेंडिकुलर, और पैरेलल वाला जो होगा कहीं इधर होगा। ये समझ में आ रहा है अपने को? अगर ये डिस्टेंस आर रही होगी, तो ई पैरेलल और ई परपेंडिकुलर की वैल्यू भी मालूम है कि ई पैरेलल जो होगी वो के लैम्डा बाई आर होगी और ई परपेंडिकुलर भी के लैम्डा बाई आर ही होगा। ये सब इक्वेशन डिराइव की जा चुकी है आपको। तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं है, तो अपने को स्मॉल सा पार्ट सेलेक्ट करना होगा, उससे कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स लिखनी होगा, उसको इंटीग्रेट करना होगा। एग्जांपल ऑफ वेरिएबल एरिया वेक्टर की बात कर सकते हैं, या फ्लक्स जो लिखना है अपने को ई डॉट ए डायरेक्टली नहीं हो जाएगा, अब ई डॉट स्मॉल सी फ्लक्स फाइंड करनी होगी और इसके बाद उससे कॉरस्पॉन्डिंग इसको इंटीग्रेट करना होगा। तो समझते हैं तो कि यही अपने को डिस्क दी गई है। क्लियर? इसको अच्छे से ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको मैं अच्छे से ड्रॉ कर लूँ, ऐसा डिस्क ड्रॉ कर लेता हूँ। ये डिस्क दी गई है। क्लियर? तो यहां से मैंने कुछ एक्स डिस्टेंस मूव किया, एक डिस्टेंस मान करके आर डिस्टेंस उसको मान लेता हूं, और एक रिंग सेलेक्ट किया। रिंग से इसका फॉर्मेशन हुआ होगा जिसकी थिकनेस डी आर रही होगी, जो रिंग सेलेक्ट किया है उसकी थिकनेस कितनी है? डी आर है। ये रिंग सेलेक्ट किया है हमने, ये वाली थिकनेस जो है ये डी आर है। अब ध्यान देंगे तो कि हमारे पास डिस्क ऐसा दिया गया था, हमने छोटा सा पार्ट सेलेक्ट किया हुआ इसमें, ऐसा कि हम लोग इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, ऐसा तो समझेंगे तो इसको आप कि अपने पास ये डिस्क दी गई है, इसको डिस्क कंसीडर करेंगे तो आप, और यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट हमने सिलेक्ट किया हुआ है। तो इसका सरफेस जो बन रहा है, छोटा सा पार्ट जो बन रहा है, एक स्ट्रिप जो बन रहा है, वो सर्कुलर स्ट्रिप, उसकी एरिया वेक्टर लिखनी होगी अपने को। तो इसकी एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर कहीं इधर आएगी। इसका मतलब इसकी जो एरिया वेक्टर हुई छोटे से पार्ट जो स्ट्रिप हमने सिलेक्ट किया हुआ है, इस स्ट्रिप की एरिया वेक्टर कहीं इधर होगी। क्लियर? उसके एरिया वेक्टर को मैंने डीए लिख दिया, डीए वेक्टर। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सेमी इनफाइनाइट वायर। एक तो इधर होगी ई पैरेलल वाली और एक ई परपेंडिकुलर वाली इधर होगी। क्लियर? क्या? ऐसे हो गए हर एक पार्ट पर। तो ई परपेंडिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग ये जो एरिया वेक्टर हमने सिलेक्ट की इस रिंग के कॉरस्पॉन्डिंग एरिया वेक्टर, तो ई परपेंडिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स की वैल्यू 0 क्योंकि एंगल जो हो गया 90 डिग्री, जबकि ई पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स की वैल्यू आएगी अपने पास। तो सबसे पहले तो डी फाई लिखूं मैं कि डी फाई कितनी आ जाएगी? वो आएगी अपने पास ई पैरेलल इंटू डी ए आएगी। क्या? मैं ऐसा लिखता हूँ पहले, सबसे पहले तो मैं ऐसा लिख दूं कि ई डॉट डी ए लिखूंगा, और ई को लिखूंगा मैं ई परपेंडिकुलर प्लस ई पैरेलल डॉट डी ए। सही? क्या? ई परपेंडिकुलर साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगी, सिर्फ पैरेलल वाली आएगी, तो ई पैरेलल इंटू डी ए आ जाएगा। ई पैरेलल की वैल्यू क्या लिखेंगे? के लैम्डा डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल वाली कितनी होगी? के लैम्डा डिवाइड बाई आर, तो के लैम्डा डिवाइड बाई आर। और डी ए की वैल्यू तो रिंग सेलेक्ट किया हुआ है, तो रिंग की एरिया कितनी हो जाएगी? ये जो रिंग सेलेक्ट किया हुआ है, ये रिंग ऐसा कुछ फॉर्म कर रहा होगा अपने पास, ऐसा रिंग फॉर्म कर रहा है। इसको अगर हमने कट करके इसको हमने इस तरह से प्लेस कर दिया तो ये वाली लेंथ हो जाएगी इसकी 2 पाई आर, और ये वाली लेंथ जो हो जाएगी डी आर। यही थिकनेस डी आर कंसिडर की हुई थी हमने। तो के लैम्डा बाई आर डी ए 2 पाई आर
इंटू डी आर, ये आर से आर कैंसल आउट हो जाएगी क्या। तो ये स्मॉल सी फ्लक्स की वैल्यू हो गई। तो नेट फ्लक्स लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, के कांस्टेंट, लैम्डा कांस्टेंट, 2 पाई कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करना होगा डी आर, और डी आर कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के कैपिटल आर तक। तो फ्लक्स की वैल्यू के की वैल्यू पुट कर देता हूँ, ये के रहने देते हैं, के लैम्डा 2 टाइम्स ऑफ पाई इंटू डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा, ये वाली फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। ये फ्लक्स की वैल्यू समझ में आ रहा है क्या। अगर इसी क्वेश्चन में पूछ दिया गया होता अपने को, अगर इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी, इस डिस्क की सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फाइंड करने के लिए पूछा जा सकता है। ध्यान दें, मैं उस क्वेश्चन को फिर से बता देता हूं कि अपने को ऐसा क्वेश्चन बोला जा सकता है कि अपने को ये डिस्क दी गई थी, क्लियर, ये डिस्क दी गई थी अपने को, और सेमी इनफाइनाइट वायर को यहाँ प्लेस किया गया था, सेमी इनफाइनाइट वायर को यहाँ प्लेस किया गया था। इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा लिख दी जाए और इसकी चार्ज डेंसिटी लैम्डा लिख दी जाए। अब पूछा कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फाइंड करना है, तो कैसे फाइंड करेंगे। सिंस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फाइंड करता है, इस वायर के कॉरस्पॉन्डिंग हर एक डिस्क के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं है, तो पहले एक रिंग चार्ज सेलेक्ट करना पड़ेगा और उसके ऊपर फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ऐसा ही जैसा कि हमने फ्लक्स कैलकुलेट किया, क्लियर। तो क्या लिखेंगे हम लोग, एक रिंग चार्ज सेलेक्ट करेंगे, इसमें एक रिंग चार्ज सेलेक्ट किया हमने, ऐसा रिंग चार्ज सेलेक्ट किया, आर रेडियस का जिसकी थिकनेस कुछ डी आर रही हो, ऐसा हमने सेलेक्ट कर लिया, आर के बाद डी आर थिकनेस वाला, ये आर रेडियस, थिकनेस डी आर। तो यहां पर फील्ड की वैल्यू लिखने जाऊंगा, क्या लिखूंगा मैं, इसका चार्ज लिखूंगा और इसकी फील्ड लिखूंगा वहां पर। तो एक यहां पर फील्ड आएगा और एक ये वाला फील्ड आएगा, तो ई परपेंडिकुलर के कॉरस्पॉन्डिंग और ई पैरेलल के कॉरस्पॉन्डिंग। ध्यान, तो ई पैरेलल हर एक पॉइंट पर ई पैरेलल जो होगी इसी डायरेक्शन में होगी, जबकि ई परपेंडिकुलर यहां पर जब जाएंगे तो इधर आएगी, ई पैरेलल कहीं इधर आएगी, यानी कि ई परपेंडिकुलर कॉरस्पॉन्डिंग कैंसल आउट हो जाएगा फोर्स, और सिर्फ ई पैरेलल वाला ही फोर्स ऐड हो जाएगा। तो ई पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग ही नेट फोर्स की वैल्यू आएगी। तो डीएफ इक्वल टू लिखने जाएंगे तो डीएफ क्या लिखेंगे हम लोग, चार्ज उसकी डी क्यू, उसकी चार्ज डी क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल ही लिखना पड़ेगा। डीएफ नेट की वैल्यू यही आएगी, क्योंकि वो वाला टर्म कैंसल आउट हो जाएगा। जो अपने को रिंग सेलेक्ट किया हमने, तो रिंग के ऊपर एक इधर फोर्स लग रहा है, वैसे इधर फोर्स, इधर फोर्स, इधर फोर्स, इस प्लेन में जो लग रहा होगा इन सब का एडिशन 0 हो जाएगा क्या, जबकि इसके परपेंडिकुलर जो लग रहा होगा वही सारे सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो डायरेक्टली हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगी, एफ नेट की वैल्यू डी क्यू की वैल्यू पर लिख लेते हैं। तो डी क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और उस रिंग की एरिया कितनी हो जाएगी, 2 पाई आर डी आर, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो सिग्मा इंटू 2 पाई आर डी आर, और ई पैरेलल कितना, के लैम्डा बाई आर, ये आर से आर कैंसल आउट हो जाएगी क्या। तो फोर्स की जो वैल्यू हो जाएगी, इसको इंटीग्रेट करने की बात हो रही थी, 2 सिग्मा पाई के लैम्डा डी आर का इंटीग्रेशन आर हो जाएगा, 0 से आर तक काउंट करेंगे हम लोग। तो ध्यान दे, तो क्या लिखा हुआ है अपने पास, 2 पाई के लैम्डा आर इंटू सिग्मा, यही है क्या। और ये वैल्यू क्या है, 2 पाई के लैम्डा आर क्या आई हुई थी, 2 पाई के लैम्डा आर जो आई हुई थी फ्लक्स आई हुई थी। तो फोर्स की वैल्यू सिग्मा इंटू फाई हो जाएगी, फोर्स की वैल्यू सिग्मा इंटू फाई हो जाएगी। क्लियर क्या, समझ में आ रहा है अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे मान लेते हैं कि ऐसा कुछ दे दिया गया कि यही डिस्क दे दी गई हो, यही डिस्क दे दी गई, ये डिस्क दे दिया गया अपने को, ये डिस्क दे दिया गया, रेडियस इसकी आर दे दी गई, फोर्स भी पूछा जा सकता है आपको, रेडियस इसकी आर दे दी गई, और अपने पास अभी हमने सेमी इनफाइनाइट वायर प्लेस किया था, सेमी इनफाइनाइट वायर प्लेस किया था। हम लोग एक पॉइंट चार्ज प्लेस कर देते कि ये पॉइंट चार्ज है, एक पॉइंट चार्ज क्यू को प्लेस कर दिया इसके एक्सिस के ऊपर। तो फोर्स भी पूछी जा सकती है अपने को, हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। ये डिस्क दिया गया, ये डिस्क दिया गया, अगर ये डिस्टेंस भी आर के इक्वल ही हो, डिफरेंट डिस्टेंस मेंशन किया जा सकते हैं, रेडियस के इक्वल ही डिस्टेंस हो, तो फाइंड करने की फ्लक्स थ्रू डिस्क कितनी होगी। ये डिस्क ऐसे प्लेस किया गया है और इसके एक्सिस पर चार्ज को प्लेस किया गया है, ये वहां पर एक चार्ज को प्लेस किया गया है। तो फ्लक्स थ्रू डिस्क क्या हो जाएगी, थ्रू डिस्क क्या हो जाएगी, ये फाइंड करनी है। फिर से सेम कॉन्सेप्ट कि हर एक पॉइंट पर, डिस्क के हर एक पॉइंट पर कोई भी पॉइंट मैं काउंट करूंगा डिस्क का, ये वाला पॉइंट करूँ या ये वाला या ये वाला, इसके लिए ये डिस्टेंस होगी, इसके लिए ये डिस्टेंस होगी। तो पहले तो डिस्टेंस वेरिएबल है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड वेरी करेगी, साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कहीं इधर होगी।
तो दोनों के डायरेक्शन भी अलग अलग है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी अलग अलग है, अपने को फिर से इंटीग्रेशन वाली कॉन्सेप्ट यूज करनी पड़ेगी। क्लियर? तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले तो डिस्क दिया गया था अपने को, तो ये डिस्क काउंट किया हमने। क्लियर? इस डिस्क में क्या करेंगे हम लोग, एक रिंग सेलेक्ट करते हैं, हम लोग एक रिंग सेलेक्ट करते हैं। ये रिंग सेलेक्ट कर लिया हमने कि ये इसका सेंटर है, ये रिंग हमने सेलेक्ट कर लिया। रिंग की रेडियस काउंट कर ली हमने स्मॉल r, थिकनेस इसकी dr, और ये पॉइंट चार्ज q। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग ये भी, ये कैपिटल R डिस्टेंस पर, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहीं इस डायरेक्शन में होगी, देखे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं इधर होगी। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं दो कंपोनेंट लिख सकता हूं। क्यों कंपोनेंट में लिख रहा हूं ये समझ में आ रहा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज भी वेरी कर रहा है, वो डायरेक्शन वाइज भी वेरी कर रहा है। तो हम लोग अलग अलग कंपोनेंट वाइज उसको ऐड कर लेंगे। ये एंगल थीटा मैं लिख देता हूं, तो ये वाली एंगल थीटा है अपने पास, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो ये ई कॉस थीटा हो जाएगा और ये ई साइन थीटा हो जाएगा। आप बता सकते हैं कि ई साइन थीटा क्रॉसपोर्डिंग फ्लक्स की वैल्यू कितनी, 0 आएगी, क्योंकि ई साइन थीटा इस डिस्क के प्लेन में ही है और एरिया वेक्टर डिस्क की इसके परपेंडिकुलर होगी, तो ई साइन थीटा के साथ उसका एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो नेट फ्लक्स जो आएगा, नेट फ्लक्स डी फाई पहले तो लिखेंगे, वो किसका लिखेंगे हम लोग, ई कॉस थीटा इंटू डी ए। डी ए वेक्टर भी इधर ही होगा, इस रिंग का डी ए वेक्टर, एरिया वेक्टर इसी डायरेक्शन में, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी ई कॉस थीटा का, इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट ई कॉस थीटा भी सेम डायरेक्शन में। तो ई की वैल्यू क्या लिखेंगे, के क्यू डिवाइड बाई ये वाली डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को जेड मान लेते हैं, के क्यू बाई जेड स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू इस ट्रायंगल में क्या लिखेंगे, आर डिवाइड बाई जेड, और डी ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, 2 पाई आर डी आर। क्लियर है क्या ये सारे पॉइंट? तो क्या लिखेंगे, आई की वैल्यू अपने पास सॉल्व कर लेते हैं। तो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू इंटू आर इंटू 2 पाई इंटू आर डी आर डिवाइड बाई जेड क्यूब हो जाएगी क्या, पाई से पाई कैंसल, 2 से ये 2 कैंसल आउट, कितनी आ गई इक्वेशन, क्यू आर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट आर डी आर। जेड की वैल्यू पुट कर दे क्या इस ट्रायंगल से, जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2, यह लिखेंगे क्या हम लोग, समझ में आ रहा है यहाँ तक? अब इसको इंटीग्रेट करना होगा, नेट फ्लक्स लिखना है, तो नेट फ्लक्स जो हो जाएगी क्यू आर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन आर डी आर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू दी पावर 3/2। लिमिट पुट कर देते हैं इसमें, हम लोग सब्स्टिट्यूशन अप्लाई कर लेते हैं। आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को हम लोग टी स्क्वायर मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगी 2r dr इक्वल टू 2t dt हो जाएगी क्या, 2 से 2 कैंसल आउट, तो r dr को t dt लिख सकते हैं। क्या हो जाएगी फ्लक्स की वैल्यू, क्यू आर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन r dr को t dt लिख दिया डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को टी स्क्वायर लिखेंगे, तो ये t क्यूब हो जाएगी, टी स्क्वायर हो गया ये। तो क्या हो गया अपने पास, क्यू आर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन जो हो जाएगा t टू द पावर -2 dt का, सॉल्व करेंगे क्यू आर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1/t हो जाएगी, t पुट कर देते हैं हम लोग, क्यू आर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस कॉमन लेता हूं मैं, 1/t की वैल्यू कितनी आएगी, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। लिमिट पुट करें कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल आर तक, तो माइनस ऑफ क्यू आर डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, आर पुट कर दिया तो 1/√2r माइनस 1/r, आर कॉमन लेकर के कैंसल आउट हो जाएगी। सॉल्व करेंगे -q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/√2 माइनस 1, मल्टीप्लाई कर दूं q/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 माइनस 1/√2, ये आंसर अपने पास फ्लक्स की वैल्यू हो जाएगी। क्लियर? डायरेक्टली भी आप सॉल्व कर सकते थे, यहां से इतना लॉन्ग करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली यहां से ये भी कर सकते थे कि पुट r इक्वल टू r
tan थीटा, ये भी सॉल्व कर सकते थे हम लोग। इस ट्रायंगल से हम लोग देख सकते हैं कि tan थीटा इक्वल टू स्मॉल r बाई r होगी, तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R tan ऑफ थीटा लिख सकते हैं। तो ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। होमवर्क में मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, होमवर्क में मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, खुद से सॉल्व करेंगे ये, कि अपने को ये डिस्क दी गई है, पॉइंट चार्ज मैं यहाँ प्लेस कर देता हूँ, ये पॉइंट चार्ज क्यू नॉट, डिस्क की रेडियस r, क्लियर, ये डिस्क दिया गया है, ये डिस्टेंस कितनी लिख दूं मैं, 4r/3 लिख देता हूँ, 4r/3 लिख देता हूँ, यार हो जाएगा, हाँ सही है, 4r/3 लिख देता हूँ, ये वाला डिस्टेंस 4r/3। तो फ्लक्स थ्रू डिस्क फाइंड करनी है, कितनी डिस्क के थ्रू फ्लक्स की वैल्यू होगी। तो ये सब सॉल्व किया, ये इसको होमवर्क में आप सॉल्व करेंगे सेम मेथड से। ये जो सॉल्व किया हुआ है हमने, ये जो सॉल्व किया हुआ था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो गई। इस कैलकुलेशन को रिड्यूस करने के लिए हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं मेथड ऑफ सॉलिड एंगल, मेथड ऑफ सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हैं, डिस्कस करेंगे इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में। क्लियर क्या? ओके, थैंक यू, जय भारत।